नमस्कार, मैं रजनीश राज स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के स्टूडियो प्रभाव में। आज हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत मॉडर्न इंडिया के पीटी के लिए हम टू द पॉइंट, टॉपिक द टॉपिक अपनी पढ़ाई करेंगे। इस टॉपिक की ओर जाने के पहले थोड़ा सा परिचय मैं अपने बारे में देता हूं। मैं रजनीश राज 2002 से मुखर्जी नगर जैसे यूपीएससी के हब में यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को गाइड कर रहा हूं। अभी तक हमारे साथ पढ़कर लगभग 2000 विद्यार्थी यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। इस 17 साल के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, उसके बदौलत यदि आप इस रास्ते पर चलते हो तो मेरा पक्का विश्वास है कि आप 10 में से तकरीबन 8 क्वेश्चंस कर सकते हैं और ये निश्चित तौर पर आपके यूपीएससी का सिलेक्शन दिलाने वाला एक सिग्निफिकेंट फैक्टर हो सकता है। अब आपको मैं परिचित कराता हूं इस गैलेक्सी से। इसमें 77 हिंदुस्तान के टॉप क्लास के एजुकेटर्स हैं जो यूपीएससी का कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। इसमें वैरायटी है, क्वालिटी है और एक बहुत ही रिमार्केबल बात यह कि बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पर उपलब्ध है। 40,000 में 1 साल का कोर्स आपको अवेलेबल होता है और यदि आप आरके लाइव के कोड से इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलती है और फिर यह फी हो जाता है 36,000। और यही कोर्स आपके लिए 2 साल के लिए भी उपलब्ध है। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में हैं, यहां तक कि अपने ग्रेजुएशन के भी पीछे के दौर से गुजर रहे हैं और वो यदि एस्पायर कर रहे हैं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो 2 साल का कोर्स सब्सक्राइब करिए। और यदि 2 साल का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं और उसके ऊपर आप आरके लाइव के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर से 10% का ऑफ होने के नाते यह फी आपका 57,600 हो जाता है। ये क्रम है। पुर्तगीज 1498, इसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। तथ्य में तिथि याद करना जरूरी नहीं है, क्रम समझना जरूरी है। पुर्तगीज के बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश एंड फ्रेंच। इसमें एक छोटा सा टेक्निक इन्वॉल्व होता है कि कभी यदि क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सी कंपनी का गठन पहले हुआ था, हालांकि उसके पूछने की संभावना कम है क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उनका आना महत्वपूर्ण है, न कि उनके देश में कंपनी के गठन का डेट। फिर भी फॉर द सिक्योरिटी, डच कंपनी से पहले ब्रिटिश कंपनी का गठन हुआ था, लेकिन डच कंपनी भारत आई पहले थी। इसके बाद एक छोटा सा और पहलू है जिसे आपको याद रखना है, वो ये कि इन कंपनियों का नाम क्या था। इंग्लिश कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आप जानते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। यह विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है एस्टाडो द इंडिया। एस्टाडो द इंडिया के अलावे इन दोनों का पूछा जाना मुझे तो बहुत संभव नहीं दिखता, लेकिन फिर भी फॉर द प्रिकॉशन डच कंपनी के लिए ब्रिंग द ओस्ट इंडिशे कंपनी और फ्रेंच के लिए कंपनी द इंडिश ओरिएंटलिश। इसे आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम जब यूरोपीय कंपनियों के आने की कहानी पढ़ेंगे तो हमें शुरुआत करना है किसी एक से, और आज हम अपनी शुरुआत करते हैं एस्टाडो द इंडिया, पुर्तगीज से। पुर्तगीज हिंदुस्तान आ रहे थे 1498 के दौर में। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट मैन। वास्को डी गामा के बाद
दूसरा एक व्यक्ति जिसका नाम आपको याद करना है वो है अल्मीडा। अल्मीडा अल्मीडा इनका पहला गवर्नर था। इसने पहली बार समुद्री क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास किया। इसने जो पॉलिसी अख्तियार किया था हिंदुस्तान में अपने प्रभाव के प्रसार के लिए, उसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्र के ऊपर नियंत्रण की नीति। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अल्मीडा के बाद एक तीसरा आदमी जो आपके सामने आता है वह है अल्बुकर्क। ये इनका सबसे सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है। इसे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने हिंदुस्तान के कई सारे प्रदेशों को जीतकर पुर्तगालियों के प्रभाव का प्रसार किया, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट है 1510 ईस्वी में इसके द्वारा गोवा को जीतना। हिंदुस्तान में ये आए तो सबसे पहले कालीकट थे, जहां के शासक को जमोरीन कहा जाता था। जमोरीन ने इनका शुरुआती दौर में भव्य स्वागत किया, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा के कारण जमोरीन का इनसे टकराव हुआ। फिर ये उसके नीचे कोचीन चले गए। पहला सेंटर इनका कोचीन बना, लेकिन कोचीन के बाद जब ये 1510 में गोवा जीत लेते हैं तो इसके बाद इन्होंने गोवा को अपना कैपिटल बना लिया। गोवा को कैपिटल किसने बनाया? तो इसके लिए चौथा आदमी नूनो डी कूनो। इसी ने गोवा को कैपिटल बनाया। इसके अतिरिक्त आपको इन पर्सनालिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। सो हम ये मानकर चलते हैं कि पुर्तगीज से संबंधित 4 पर्सनालिटीज पढ़ने थे, वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि पुर्तगीज हिंदुस्तान में कहां कहां पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाए थे। वो जहां जहां पर अपना व्यापारिक केंद्र बनाए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। ये वो टॉपिक है जिसमें चाहे पुर्तगीज हो या डच या ब्रिटिश या डेनिश या फ्रेंच, इन सब के जो प्रोमिनेंट व्यापारिक सेंटर्स रहे थे, कहां कहां किसका किसका सेंटर था, इस विषय पर क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आप इसे इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। आप देखोगे कि इन्होंने कोचीन में अपना सेंटर बनाया था। कोचीन के अलावे कालीकट आपने देखा है। जो प्रोमिनेंट होगा मैं उसी को इशारा करूंगा। इसके बाद आप देखते हो कि इन्होंने गोवा को अपना सेंटर बनाया। गोवा के अलावे आपको दिखाई देगा यहां पर सलसीट और बसीन का इलाका है जहां वो अपना सेंटर बना रहे हैं। ये दादरा नागर हवेली, नागर हवेली के बाद दमन दीव, ये इनके प्रोमिनेंट सेंटर्स हैं। और इधर जाकर देखोगे तो आपको नजर आने को है कि इन्होंने नागपट्टनम को अपना सेंटर बनाया है। नागपट्टनम के अलावे पुलिकट को, यहां पौंडीचेरी नहीं दिया गया है, पौंडीचेरी भी इनका एक प्रोमिनेंट सेंटर था। इसके अलावे मसूलीपट्टनम और फिर चिटगांव एवं हुगली, ये इनके प्रोमिनेंट सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स का लिस्ट मैंने आपकी समझ के लिए अलग से दे दिया है। आप देखोगे कि कोचीन को लेकर क्या एक बात रिमार्केबल है, वो ये कि आजकल एक नया ट्रेंड है यूपीएससी के एग्जाम में कि किसी एक जगह पे किसी एक कंपनी मात्र के आधार पे क्वेश्चन नहीं आता है। मे बी कि दैट प्लेस बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंपनी प्रोमिनेंटली, मुख्यतया, लेकिन किसी और कंपनी ने भी यदि वहां पर अपना स्टैब्लिशमेंट बनाया है तो पूछ दिया जाता है कि हाँ किनका किनका स्टैब्लिशमेंट था। ऐसे में कोचीन, पौंडीचेरी और सूरत, ये 3 विशेष रूप से रिमार्केबल है। मे बी कि नागपट्टनम
और पुलिकट को लेकर भी पूछ दे। अभी आपने देखा है कि नागपट्टनम और पुलिकट जो है वह पुर्तगालियों के केंद्र थे, जबकि आगे चलकर पता चलेगा कि ये सबसे प्रोमिनेंट केंद्र किसी के थे, वो तो डच थे। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर केंद्र कौन कौन सी कंपनी के केंद्र के तौर पर डेवलप हुआ था। जैसे कोचीन को लेकर देखो, पुर्तगीज थे, पुर्तगीज के साथ यहां डच भी थे और डच के साथ ब्रिटिश, तीनों ने कोचीन को अपना सेंटर बनाया था। आप देखोगे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में पुर्तगीज आए, बाद में पुर्तगीज को वहां पर राजनीतिक कारणों से हटना पड़ा, फिर वहां डेनिस आ गए, फिर आगे चलकर वहां फ्रेंच आ गए, फिर बीच बीच में ब्रिटिश आते रहे, 2 बार ब्रिटिश आए। हालांकि ये प्रोमिनेंटली फ्रेंच सेटलमेंट ही रहा। तो आप देखोगे कि ये चारों आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पहले पूछ चुके लोग कि पौंडीचेरी में कौन था, तो कोचीन में कौन था, तो सूरत में कौन था। अब कहीं ना कहीं एक कदम आगे जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी वाले के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि इनके क्वेश्चंस में एक यात्रा दिखती है, उसी यात्रा को पकड़ना पड़ेगा कि ट्रेंड ये है। अब इसके बाद चलकर देखिए आप, ये एक सेंटर है जहां पुर्तगीज पहले थे, ब्रिटिश आए तो उन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री यहीं खोली। जब इन्होंने पहली फैक्ट्री खोलने के लिए मुगल राजा जहांगीर से परमिशन मांगा, उन्होंने परमिशन देने से इसलिए संकोच किया क्योंकि पुर्तगीज बुरा मान जाएंगे। अब तो याद रह जाएगा कि ये 2 आए थे, बाद में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल लिया। अब एक तीसरा फैक्टर मात्र याद रखना है कि फ्रेंच जब हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही खोली थी। अब इस तरीके से सूरत के बारे में 3 का मामला याद रह जाएगा। इन दोनों में आपको 2 ही का याद रख लेना है, काफी हो जाएगा। इस तरीके से प्रोमिनेंट सेंटर्स वाला मामला हमारा पूरा हो जाता है। अब इसके बाद देखिए आप कि यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगीज ने 1499 में गोवा में कब्जा किया था। 1499 में नहीं किया था, 1510 में किया था। लेकिन फिर आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे वर्ष याद करना है, और वर्ष याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। बात यह है कि 1498 में तो ये हिंदुस्तान आए ही हैं, कालीकट। उसके बाद प्रभाव के प्रसार वगैरह का काम उन्होंने सेकंड राउंड में शुरू किया। इसकी शुरुआत उन्होंने कोचीन में किया, फिर अल्मेड़ा आया, अल्मेड़ा की सारी भूमिका के बाद अल्बुकर्क आया, और उसने 1510 में जीता। यदि 1510 आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो भी क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, ये इतना का अंतराल दे देता है कि वर्ष नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझ चाहिए तो बन जाएगा। अब देखो, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में खोला था। यह सही है, क्योंकि जब अंग्रेज को सूरत में कारखाना खोलने में शुरुआती दिनों की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने डेस्परेशन में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना खोल दिया था। अब इसके बाद आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि मछलीपट्टनम में अंग्रेज के पहले पुर्तगीज गए थे। अब इधर देखिए कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था। यह सही है। देखो, क्वेश्चन जब भी आएगा ना, ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ पुर्तगीज नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीएससी वाले आपके सिलेबस के एक एक सब टॉपिक को देखकर क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। इसमें इसी वजह से दूसरे का नाम भी उल्लिखित है, लेकिन आपको इसका ज्यादा डिटेल स्टडी अगले अध्याय में मिलेगा। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। यह सब सही है। सो क्वेश्चन है कि कौन सही नहीं है। बहुत सिंपल है, ये सही नहीं है। हम आपको बताना यह चाह रहे थे कि आप देखोगे तो इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछने का जो सबसे प्रोमिनेंट ट्रेंड है वो क्या है, वो है प्लेस आधारित, उनके फैक्ट्री के केंद्र आधारित। अब देखो, पौंडीचेरी, वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहां क्वेश्चन आपको फिर वही नजर आएगा जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। सही है। उसके बाद पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। जब कभी कोई एक सामान्य आदमी से पूछोगे जिसने तैयारी किया है, पौंडीचेरी का नाम आते ही फ्रेंच बोलेगा। और कमीशन के क्वेश्चन का पैटर्न देखो, वो बेसिकली अब एक लेयर नीचे जा रहा है। इसीलिए पहले पूछा पुर्तगीज और यह पूछा है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी है। और इंटरेस्टिंगली फ्रांसीसी दूसरी भी नहीं है, दूसरी कंपनी थी डेनिश। असल में यह क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा गहरा इसलिए भी है क्योंकि हिंदू अखबार में एक आर्टिकल आया था 2015 में, अगस्त महीने में, क्योंकि उस समय पौंडीचेरी के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इससे संदर्भित एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिखा था। उसी की कहानी के कारण चर्चा चूंकि हुई थी और हिंदू में कवरेज मिला था, उसके एक ही पैराग्राफ पे तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। क्योंकि 1674 में डेनिस का यहां पर 1664 में डेनिस का यहां पर आगमन हुआ था और 1674 के दौर में फ्रांसीसियों का। डेनिस इसके पहले भी यहां आते रहे हैं, लेकिन इस दौर में उनका प्रभाव अपने पीक पर था। इसके बाद अब देखोगे कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। कब किया था? तब जबकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई चल रही थी। फ्रांसीसियों को हराकर उन्होंने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था, फिर दे दिया अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को। एक और बार कब्जा कर लिया था तब जब नेपोलियन के काल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई चल रही थी, फिर दे दिया उन्होंने। यानी कब्जा किया 2 बार, लौटा दिया दोनों बार। पौंडीचेरी एक अकेला जगह है जिसके ऊपर देख लो आप, पुर्तगीज, डेनिस, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, इन चारों का प्रभाव अलग अलग समय पर हुआ है और यहां से क्वेश्चन बन गया। अब आप आगे चल के देखिए, एक सवाल उठता है कि पुर्तगीज का पतन क्यों हो गया। पुर्तगीज हिंदुस्तान में जब आए थे तो वो भारतीयों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ थे नौसेना में। नौसेना, और जब 17वीं सेंचुरी में पुर्तगीज को ब्रिटिश और डच से मुकाबला करना पड़ा तो ब्रिटिश ने इनको हॉर्मूज, जो फारस की खाड़ी में है, वहां से निकाल दिया और डच ने उनको मलक्का से निकाल दिया। अब ना तो ये फारस की खाड़ी में रहे, ना तो ये मलक्का में रहे, और हिंदुस्तान का अधिकांश इलाका किसी न किसी ने इनसे छीन लिया। हिंदुस्तान का अधिकांश इलाका में से कौन कौन सा इलाका इनसे किसने किसने छीन लिया, आप गौर करके देखो। यह बात समझ में आएगी कि गोवा और दामन द्वीप यही उनका सेंटर रह गया था। इस सेंटर के अलावे हिंदुस्तान में उनका जितना प्रदेश था वो प्रदेश उन्होंने खो दिया। जो प्रोमिनेंट प्रदेश उनके हाथ से गया वो कौन कौन है और कैसे कैसे उनके हाथ से चला गया, तो आप देखोगे कि पौंडीचेरी तो उनके हाथ से इसलिए चला गया क्योंकि पौंडीचेरी में उन्होंने जिस राजा को गद्दी पर बिठाने का प्रयास किया उसका दुश्मन गद्दी पर बैठ गया, उन्होंने भगा दिया इनको, पौंडीचेरी से चले गए। उसके बाद हुगली में इन्होंने लूटपाट मचाने का प्रयास किया, मुगल बादशाह शाहजहां ने इनको भगा दिया। अब देखोगे कि बॉम्बे इनका एक प्रोमिनेंट प्रदेश था, बॉम्बे इनके हाथ से कैसे निकल गया।
कहानी यह है कि स्पेन की रानी की शादी हुई, राजकुमारी की शादी हुई इंग्लैंड के राजकुमार से। स्पेन के राजा ने इंग्लैंड के राजकुमार को उपहार दिया मुंबई, दैट इज बॉम्बे ऑफ द टाइम। और बॉम्बे स्पेन ने दिया क्योंकि पुर्तगाल उस समय स्पेन के अंदर था। तो स्पेन तो हिंदुस्तान में नहीं आया था, पुर्तगीज आए थे, और पुर्तगीज का बॉम्बे चला गया अंग्रेजों के हाथ में। इंग्लैंड के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे 10 पाउंड के लीज पे दे दिया। इस तरीके से बॉम्बे भी आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। सल्सीट एंड बसीन का इलाका इनका एक प्रोमिनेंट इलाका था, जहां से इनको भगा दिया मराठों ने। मराठों का सरदार था, नौसैनिक सरदार था अंग्रिया। ये अंग्रिया आपके एग्जाम में पूछने लायक है, क्योंकि पिछले दिनों बॉम्बे से गोवा के लिए अंग्रिया नाम के एक क्रूज की शुरुआत हुई है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि भारतीय नौसेना में कमजोर थे भी, लेकिन अंग्रिया एक नौसैनिक नायक था जिसने एक यूरोपियन को भगाया था। यदि ब्रिटिश ने और डच ने हरा दिया पुर्तगीज को, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट एक भारतीय ने यदि एक यूरोपियन को पराजित किया है नौसैनिक स्तर पे, इट इज रिमार्केबल। एंड हु हैज डन द जॉब? हु हैज डन द जॉब? अंग्रिया। इसलिए ये बनेगा क्वेश्चन में। अब आप देखो कि इनके हारने का क्या कारण बना। एक, हिंदुस्तान में इनको नौसैनिक स्तर पर इनके दुश्मनों ने पराजित कर दिया। दूसरा, धार्मिक स्तर पर ये कट्टर थे, इसलिए इनको हिंदुस्तान के लोगों के बीच में कभी स्वीकृति नहीं मिली। तीसरा, ये हिंदुस्तान में कट्टरता दिखा इसलिए रहे थे क्योंकि इनको यूरोप में पोप ने कहा था कि तुम यदि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करोगे तो इस प्रचार के बदले में हम तुम्हें एक कवर देंगे। वो ये कि यूरोप से और कोई नहीं जाएगा तुम्हारे इलाके में कंपटीशन करने के लिए। इसीलिए वो बेहद निर्मम तरीके से कट्टरतापूर्ण व्यवहार करते हुए ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। धर्मांतरण वगैरह के लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने, हिंदू मुसलमान सबको टॉर्चर किया, बहुत सारे मंदिर और मस्जिद तोड़ दिए गए, जबरदस्ती शादियां की गई। अल्बुकर्क ने इसकी शुरुआत किया ताकि अपनी आबादी को बढ़ा सके। इन सब के मद्देनजर आप देखोगे कि हिंदुस्तानी समाज में इनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। ये इनके पतन का कारण बन गया। अब पतन के कारण के अलावे अब चलकर देखते हैं कि चलो ये चले तो गए, कुछ तो प्रभाव छोड़ा होगा। तो प्रभाव क्या छोड़ा? एक तो प्रभाव यह है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार गिरजाघर बनाने लगे, इसलिए यूरोपियन की स्थापत्य शैली, जिसे गोथिक शैली कहते हैं, वो भारत में प्रचलित हो गई। दूसरी बात, हिंदुस्तान को इन्होंने एक नया तोहफा दिया जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का आधार बना, प्रिंटिंग प्रेस। तीसरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार समुद्र पर कब्जा करने का प्रयास किया। समुद्र पर कब्जा करने की इनकी पॉलिसी को एक खास सिस्टम ने आधार दिया जिसको कारतेज बोलते हैं। कारतेज एक तरीके का लाइसेंस है। यदि आपने यह लाइसेंस ले लिया है जिसके लिए एक रकम चुकाना पड़ेगा, यानी एक प्रकार का टैक्स है, तो आप पुर्तगालियों के समुद्री प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं व्यापार के लिए या यात्रा के लिए। एक नई बात है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर के इलाके में पहले समुद्र में सॉवरेन जोन नहीं बनता था। यूरोपियन ने ही शुरुआत किया, पुर्तगीज ने ही शुरुआत किया। यहां तक कि
मुगल बादशाह अकबर से भी जब मुलाकात हुई थी 1572 के दौर में पुर्तगालियों की, तो उन्होंने उपहार के तौर पर अकबर को एक कारतेज दिया था। यानी इस कारतेज के कारण आप एक जहाज लेकर जा सकते हैं हमारे सोवरेन टेरिटरी में, लेकिन एकमात्र दूसरे के लिए आपको फिर कारतेज लेना पड़ेगा। मीन्स मुगल किंग अकबर टू इज नॉट एन एक्सेप्शन, हर किसी को लेना पड़ेगा। यदि आप बिना कारतेज के पकड़े जाओगे जहाज जब्त कर लिया जाएगा। और इसकी अगली कड़ी थी काफिला पद्धति। समुद्री लूट से व्यापारियों की रक्षा करने के लिए ये अपनी नौसेना, जिसको आर्मडा कहते हैं, नौसेना का काफिला देते थे। और इस तरीके से देखो तो उनकी आमदनी का सोर्स क्या हुआ? ट्रेड, टैक्स एंड काफिला से उनकी कमाई। इसके बाद इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन यह है कि हिंदुस्तान में इन्होंने कई सारे नए एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की शुरुआत किया, जैसे आलू, पपीता, काजू, तंबाकू। सबसे ज्यादा पूछने लायक मक्का। किसी को यकीन नहीं होगा गांव देहात में मक्का लोग कितना खाते हैं, लेकिन ये विदेशी फसल है। कुल मिलाकर देखो तो ये फसल है जिसकी शुरुआत इन्होंने किया था। इसके बाद हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ये पिछले साल पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व मीन्स यूरोप, अमेरिका में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड मीन्स भारत में इसका प्रचलन शुरू किया गया? अब इसके ऑप्शन से एलिमिनेशन करोगे तो आप सही आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। जैसे कि लिखकर देखो, डी ऑप्शन, इसमें गेहूं है। हम नहीं जानते हैं कि क्या शुरुआत हुई है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि क्या नहीं हो सकता, और तब हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज द ट्रिक यू हैव टू अप्लाई टू गेट द यूपीएससी पास। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने इंफॉर्मेटिव नॉलेज के बदौलत आप पीटी नहीं पास कर सकते। ये नहीं हो सकता है कि रास्ता भी पकड़ना पड़ेगा आपको। गेहूं हिंदुस्तान में मेहरगढ़ में पहली बार मिला है नवपाषाण काल में। ये हो नहीं सकता। इधर देखो, कपास, हड़प्पा सभ्यता के दौर से कपास का उत्पादन भारतीय कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता। ये कट गया ना, ये कट गया ना। अब देखो, इस ऑप्शन में भी कपास है, ये भी कट गया ना। अब बचता ही मात्र ये है। सो आंसर इज कंप्लीट। अभी आपने तंबाकू पढ़ा है जो पुर्तगीज लाए थे। अब लास्ट पॉइंट कि पुर्तगीज गोवा से भी विदा हो गए, वो कैसे? असल कहानी यह है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो यह मत समझिए कि हिंदुस्तान का हर हिस्सा आजाद हो गया था। कुछ इनक्लेव्स बचे रह गए थे। कुछ इलाका पुर्तगीज के पास बचा रह गया था और कुछ इलाका फ्रेंच के पास। पौंडीचेरी में फ्रेंच थे और पुर्तगीज बने हुए थे गोवा दामन दीव में। हिंदुस्तान ने इनको निकालने का प्रयास किया, बातचीत हुई, समझौते हुए, बात नहीं बनी। दबाव बढ़ने लगा। 1955 तक आते आते दोनों के बीच दूतावासीय संबंध खत्म हो गया। लेकिन हिंदुस्तान को अंततोगत ऑपरेशन विजय हिंदुस्तान को मिल गया। इस तरीके से अंततोगत उन्हें गोवा से विदा होना पड़ा। हालांकि उन्होंने तत्काल गोवा को भारत का हिस्सा नहीं माना। 1974 में जाकर पुर्तगीज ने गोवा को ऑफिशियली मान्यता दे दिया भारतीय टेरिटरी के रूप में। तो इस तरीके से उनकी गोवा से भी विदाई हो गई। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय।